विश्व इतिहास के रूप में हम एडोल्फ हिटलर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि हिटलर जिस दल का सदस्य था उसका नाम क्या था। तो हिटलर जिस दल का सदस्य था उसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम किसने रखा था? तो हिटलर ने ही रखा था। इससे पहले इसका क्या नाम था? इससे पहले इस पार्टी का नाम था जर्मनी वर्कर्स पार्टी। किस पार्टी से जुड़ा था? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य था। हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के एक छोटे शहर ब्रोनो में हुआ था। कहाँ थे? ब्रोनो में हुआ था। बार्नो बार्नो ब्रानो ब्रानो पूछेगा। हिटलर का जन्म बार्नो बार्नो हुआ था। बार्नो हुआ था। 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। हिटलर एक अच्छा चित्रकार बनना चाहता था। 24 साल की उम्र में अपना शहर छोड़कर कहाँ गया था? वियना आ गया था। 24 साल की उम्र में अपना शहर छोड़ के कहाँ आ गया? वियना आ गया। वियना छोड़कर जर्मनी के मशहूर या प्रसिद्ध शहर म्यूनिक में आ गया। पहले अपना शहर छोड़ता है। कौन सा शहर? ब्रोनो शहर छोड़ता है। उसके बाद कहाँ जाता है? बोर्नो से वियना जाता है। वियना से कहाँ जाता है? म्यूनिक जाता है। कहाँ जाता है? म्यूनिक जाता है। म्यूनिक। और वहाँ पर 1 वर्ष तक दीवारी पर चित्रकारी की। कहाँ पे चित्रकारी और रंगाई का कार्य किया था? दीवार पर चित्रकारी और रंगाई का कार्य ये म्यूनिक में किया था। कहाँ पे किया था? म्यूनिक में। 1914 में ही साधारण रूप से जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया। कब जर्मनी की सेना में भर्ती कब होता है? तो जर्मनी की सेना में भर्ती 1914 में होता है। हिटलर को सेना में वीरता के लिए प्रथम श्रेणी का आयरन क्रॉस का प्रदान किया जाता है। तो हिटलर को सेना में वीरता के लिए प्रथम श्रेणी का आयरन क्रॉस 1918 में प्रदान किया जाता है। हिटलर को गुप्तचर विभाग की सेवा कब दी जाती है? तो गुप्तचर विभाग की सेवा से इसे जोड़ा गया था 1918 में। गुप्तचर 1918 में। गुप्तचर विभाग की सेवा से हिटलर को कब जोड़ा गया? हिटलर को गुप्तचर की सेवा से 1918 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1918 में। आयरन क्रॉस कब मिला था? आयरन क्रॉस भी इसको 1918 में मिला था। ठीक। और उसे जर्मन की सेना में भर्ती हुआ था 1914 में। हिटलर जर्मन श्रमिक दल का कौन सा सदस्य था? 7वां सदस्य बनता है। यानी कि जर्मन श्रमिक दल का कौन सा सदस्य बनता है? ये 7वां सदस्य बना था। कब? 1920 में। जर्मन श्रमिक दल का 7वां सदस्य 1920 में बना। हिटलर जल्द ही जर्मन श्रमिक दल का प्रमुख नेता बन गया। अप्रैल 1920 में जर्मन श्रमिक दल का नाम बदलकर क्या कर दिया? राष्ट्रीय समाजवादी श्रमिक दल NSGLP के नाम से कर दिया था। इस दल को जर्मन भाषा में नेशनल सोशलिस्टिक आर्बिटर पार्टी और इसे ही संक्षिप्त में नाजी दल कहा गया। NSDAP। क्या कहा गया था? NSDAP। यानी कि जर्मनी भाषा में इसे नेशनल सोशलिस्टिक और आर्बिटर पार्टी के नाम से जाना जाता है। जर्मन श्रमिक दल 1920 में हिटलर ने पार्टी के मूल संस्थापक ड्रेक्स्टर किसको? ड्रेक्स्टर को हटाकर। यानी कि जर्मन पार्टी जो जर्मन श्रमिक दल के जो मूल संस्थापक थे कौन थे? ड्रेक्स्टर जो थे मूल संस्थापक। कब हटाया था? 1920 में उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। ठीक है, निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिया। निष्कासित नहीं, निष्कासित कर दिया। निकाल दिया था पार्टी से। किसने निकाला था? हिटलर ने। किसको निकाला था? जर्मन श्रमिक दल पार्टी के मूल संस्थापक ड्रेक्स्टर को निकाला था। और स्वयं नाजी दल की सभी शक्तियां अपने हाथों में ले लिया। हिटलर ने हेस, गोयरिंग, रोजनबर्ग, गोबल्स की सहायता से नाजी दल का निर्माण किया। यानी कि हिटलर ने किसकी सहायता से नाजी दल का निर्माण किया? हेस का, गेयरिंग का, रोजनबर्ग का, गोबल्स की सहायता से। नाजी दल का समाचार पत्र क्या था? तो नाजी दल का समाचार पत्र था बोल्शिकर बाओ बेओबेक्टर। बेओबेक्टर क्या नाम था? बोल्शिकर बेओबेक्टर नाम था। नाजी दल के समाचार पत्र का नाम क्या था? बोल्शिक बेओ बेओबेक्टर नाम था। नाजी दल के कार्यक्रम में 25 सूत्र थे। नाजी दल के कार्यक्रम में कितने सूत्र थे? तो नाजी दल के कार्यक्रम में 25 सूत्र थे, जिनमें से मुख्य 5 थे। कौन कौन सा? पहला, वर्साय की संधि को अमान्य करना। दूसरा, जर्मनी से छीने गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना। तीसरा, जर्मन सैन्य शक्ति का प्रसार करना। चौथा, जर्मनी को बढ़ावा देना और विदेशी हस्तक्षेप को रोकना था। पांचवा, यहूदियों को कुचलना था। हिटलर ने क्या कहा था? हिटलर ने कहा था कि जर्मन शुद्ध आर्य नस्ल के लोग हैं। हिटलर ने समाजवादियों और साम्यवादियों का भी दमन करने से परहेज नहीं किया। हिटलर कहता है कि जर्मन आर्य जो संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग हैं। हिटलर ने राज्य का सर्वश्रेष्ठ अंग मानते हुए एक सर्वाधिकारवाद का प्रारंभ किया। नहीं, सर्वाधिकारवाद का प्रारंभ किसने किया? सर्दी सर्दी सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद का प्रारंभ किसने किया था? तो सर्वाधिकारवाद का प्रारंभ हिटलर ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की सर्वाधिकार का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था? तो हिटलर ने किया था। हिटलर ने जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी थी? मैन कॉम्प, जिसमें उसने सर्वाधिकारवाद के विचार को जमकर सराहा है। किसमें? सर्वाधिकारवाद को जमकर किसमें सराहा है? तो अपनी आत्मकथा मेन कॉम्प में। अब बात करेंगे नाजी दल के बारे में। नाजी दल का ध्वज कैसा था? नाजी दल का ध्वज लाल पृष्ठ का था
और उसके लाल पृष्ठभूमि पर था, यानी कि उसका कलर पूरा लाल था, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह होता था। और 1920-21 में हिटलर ने सशस्त्र सैनिक दल का गठन किया, यानी कि हिटलर ने सशस्त्र सैनिक दल का गठन कब किया था? तो हिटलर ने सशस्त्र सैनिक दल का गठन 1920-21 में किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में किया था। हिटलर ने जिस सशस्त्र सैनिक दल का गठन किया था उसकी कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी। पहली शाखा आक्रामक सशस्त्र दल की थी, जिसे SA कहा जाता था। क्या कहा जाता था? SA कहा जाता था। नहीं, स्टॉर्म ब्लेटलूम कहा जाता था। क्या कहता था? स्टॉर्मा बटेइलुम कहा जाता था। बटेइलुम बटेइलुम स्टॉर्म एप्टिलोंग क्या कहा जाता था? स्टॉर्म एप्टिलोंग कहा जाता था। स्टॉर्म एप्टिलोंग जो आक्रामक सशक्त दल थी वो क्या कहलाती थी? स्टॉर्म एप्टिलोंग। स्टॉर्म एप्टिलोंग के नाम से संबोधित किया जाता था। स्टॉर्म एप्टिलोंग के सदस्य के लोग जो होते थे वो किस रंग का शर्ट पहनते थे? तो भूरे रंग का शर्ट पहनते थे। किस रंग का? भूरे रंग का शर्ट पहनते थे, टी शर्ट पहनते थे, और भुजाओं पर स्वास्तिक चिन्ह वाले लाल पट्टी लगाते थे। ठीक है, कौन से? तो स्टॉर्म एप्टिलोंग वाले। स्टॉर्म एप्टिलोंग वाले किस कलर का? भूरे रंग का, और भुजाओं पर लाल पट्टी का स्वास्तिक लगाते थे। इनका कार्य क्या होता था? इनका कार्य था प्रदर्शन करना, दलीय सभाएं करना, विरोधी सभाओं को भंग करना था। दूसरी शाखा कौन सी थी? दूसरी शाखा SS थी। इसको क्या कहा जाता था? शुट्ज़स्टाफेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शुट्ज़स्टाफेल। ये क्या थी? सुरक्षा दल थी। ठीक है, इसके कुछ चुने हुए सैनिक होते थे। इसमें कुछ चुने हुए सैनिक थे। ये क्या करते थे? काले रंग की खोपड़ी के चिन्ह वाले और काली कमीज पहनते थे। ये मुख्य रूप से दलीय नेताओं के अंगरक्षक होते थे। जैसे आज के समय में क्या देखते हो? जैसे देखते हो ना, काली ड्रेस पहने हुए जो जैसे प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है, उसके बगल में खड़े रहते हैं, तो वही सुरक्षा का काम होता था। किसका? दूसरी शाखा SS को क्या कहा जाता था? शुट्ज़स्टाफेल कहा जाता था। ट्रिक से याद करने की कोशिश करें तो इसके लिए अगर हम ट्रिक बना सकते हैं, सूट क्या पहनते थे? सूट पहनते थे। सूट किस रंग का पहना जाता है? तो सूट काले रंग का पहना जाता है। ठीक है, काले रंग का सूट कौन पहनते थे? SS पहनते थे। कौन? SS। अच्छे लग रहे हो? यस, हाँ अच्छे लग रहे हो, काले सूट में अच्छे लग रहे हो। यस यस यस। ठीक है, तो इनका काम क्या था? ये बस गिने चुने लोग जो थे इसमें शामिल होते थे, और ये अंगरक्षक यानी दलीय नेताओं के अंगरक्षक के रूप में रहते थे। ये पहनते क्या थे? काले रंग के खोपड़ी के चिन्ह वाले और काली कमीज पहनते थे। ठीक, तो सूट जब काले रंग का, तो जो SS होती थी स्टॉफहेल सुरक्षा दल पे, और SA जो होती है SA भुजा पे। जब कोई विरोध करता है तो किस पे बांधता है? भुजा पे बांधता है ना, विरोध करता है। तो वैसे ही जो विरोध करने के लिए, सभा करने के लिए विरोधी सभाओं को भंग करने के लिए, प्रदर्शन करने वालों और सभाएं करने वालों और विरोधी सभाओं को भंग करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक, क्लियर हो गया कौन कौन से ड्रेस क्या क्या किस काम के लिए चुने जाते थे। अब आते हैं आगे। 8 से 9 नवंबर 1923 को हिटलर ने जनरल ल्यूडेनॉर्फ की सहायता से म्यूनिख में सरकार बनाने का सफल प्रयास किया था। कब? 1923 8 से 9 नवंबर 1923 को हिटलर ने किसकी सहायता से? जनरल ल्यूडेनडॉर्फ की सहायता से। किसकी सहायता से? ल्यूडेनडॉर्फ की सहायता से। कहाँ पर? म्यूनिख में। म्यूनिख में सरकार बनाने का सफल प्रयास किया था, और हिटलर को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। यह घटना किस नाम से जानी जाती है? तो यह घटना बियर हॉल पुट्स के नाम से जानी जाती है। हिटलर के ऊपर कहाँ पे मुकदमा चलाया जाता है? तो फरवरी 1924 ईस्वी में विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है, और दिसंबर 1924 में रिहा कर दिया जाता है हिटलर को। हिटलर ने अपनी गतिविधियों को सही बताते हुए कहा था कि आप नहीं, इतिहास का शाश्वत न्यायाधीश करेगा। हिटलर को 5 साल का कारावास की सज़ा हुई थी। इसे लैंडबर्ग में रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था? लैंडबर्ग में रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था? लैंडबर्ग में रखा गया था। यहीं पर रहते हुए हिटलर ने मैन काम्फ का प्रथम भाग लिखा था। क्या लिखा था? मैन काम्फ का प्रथम भाग, फर्स्ट पार्ट लिखा था। मैन काम्फ कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925 में प्रकाशित हुई थी। नज़दीक के लोग मैन काम्फ को किसी धर्म के धर्मग्रंथ की तरफ से नाजी दल को पवित्र मानते थे। नाजी दल का पवित्र मानते थे। नवंबर 1923 में नाजी दल और पूरे जर्मनी को अवैध घोषित कर दिया गया। यही कारण है कि हिटलर को फरवरी 1925 में नाजी दल को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसे नाजी दल की पुनर्स्थापना कहा गया था। नाजी दल की पुनर्स्थापना को कब कहा जाता है कि नाजी दल की पुनर्स्थापना हुई थी? तो फरवरी 1925 में हुई थी। और नाजी दल और पूरे जर्मनी में अवैध घोषित कर दिया गया कब? नवंबर 1923 में। नाजी दल का ही एक नेता ग्रेगर स्ट्रासर हिटलर के स्थान पर नाजी दल का नेतृत्व करने का प्रयास किया। कौन था? नाजी दल का एक नेता था ग्रेगर स्ट्रासर। वो हिटलर के स्थान पर नाजी दल का नेतृत्व करने का प्रयास किया, किंतु हिटलर ने ग्रेगर स्ट्राकर के एक प्रमुख सहयोगी ग्रोबेल्स के माध्यम से ग्रेगर स्ट्राटर से समझौता कर लिया। 1926 में जहां नाजी दल की संख्या 17,000 थी, वहीं 1928 में 60,000 हो गई। हिटलर का अंतिम लक्ष्य क्या था? हिटलर का अंतिम लक्ष्य था कि तृतीय महान जर्मन साम्राज्य का निर्माण करना था। किसका? तृतीय महान जर्मन संघ का निर्माण करना था।
शार्लमैन द्वारा 8वीं शताब्दी के रूप में पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में जर्मनी का प्रथम साम्राज्य प्रथम राइक स्थापित किया गया था। जर्मनी का प्रथम राइक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो शार्लमैन के द्वारा किया गया था। कब? 8वीं शताब्दी में किया गया था। द्वितीय राइक या द्वितीय जर्मन साम्राज्य का गठन कब से कब चला था? तो 1971 से लेकर 1918 तक था। और तृतीय की रचना की बात कौन कर रहा था? तो तृतीय राइक की रचना की बात हिटलर कर रहा था। तृतीय राइक का तृतीय जर्मन साम्राज्य 1919 से 1945 तक था। यानी पहले की स्थापना कब होती है? 8वीं शताब्दी में होती है। किसने किया था? शार्लमैन ने। दूसरे का 1871 से 1918, जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उस समय से 1871 से 1918 तक। और तीसरे का 1919 से 1945 तक। हिटलर निम्न देशों पर अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए नियंत्रण अनिवार्य मानता था। हिटलर निम्न देशों पर अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए नियंत्रण अनिवार्य मानता था। किन किन देशों पर? जो जर्मन ऑस्ट्रिया थी, यानी कि ऑस्ट्रिया में जो जर्मन भाषी थे उनके ऊपर, हालैंड या नीदरलैंड के ऊपर, चेकोस्लोवाकिया के ऊपर, और अल्सेस जो फ्रांस का क्षेत्र था उसके ऊपर यह जर्मन साम्राज्य का विस्तार के लिए इन राज्यों पर स्थापना करने के लिए महत्वपूर्ण मानता था। हिटलर की विदेश नीति। हिटलर ने ब्रिटेन के साथ मैत्री स्थापित की और अंग्रेजों को जर्मन के बाद दूसरा आर्य जाति माना। यानी जर्मन के बाद दूसरा आर्य जाति किसे माना था? तो अंग्रेजों को माना था। हिटलर ने जापान से मित्रता की, लेकिन जापान से उतनी नहीं रही और संधि का प्रस्ताव पूरा नहीं हुआ, इसलिए इटली की तरफ बढ़ा और उसे संधि की। ब्रिटेन, इटली, जापान। हिटलर द्वारा सत्ता प्राप्त करने का मजबूत प्रयास। 1928 में सबसे पहले गोबेल्स को प्रचार का विभाग दिया। किसको? गोबेल्स को प्रचार विभाग का अध्यक्ष बनाया। कब? 1928 में। हिटलर का मानना था कि जर्मनी में सभी जगह पर नाजी दल की शाखाएं हैं, लेकिन जिस प्रकार के प्रभाव अपेक्षित हैं वैसी प्रभावशाली शाखा नाजी दल की नहीं है, क्योंकि 1928 के चुनाव में नाजी दल को केवल 12 सीटें प्राप्त हुई थी। 1930 के चुनाव में नाजियों की संख्या 12 से बढ़कर 107 हो गई। 1932 में हिटलर पहली बार हिंडनबर्ग के मुकाबले में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़ा हुआ, लेकिन इस चुनाव में हिटलर की हार हुई। इस मत प्रतिशत 37 से घटकर 33 हो गया। नाजी दल मंत्रिमंडल का गठन किया। सत्ता प्राप्त करने के बाद 14 जुलाई 1930 को नाजी दल के अलावा अन्य सभी दलों को अवैध घोषित कर दिया गया। 21 मार्च 1933 को पोट्सडर्म, बर्लिन में हिटलर ने तृतीय जर्मन साम्राज्य की स्थापना की घोषणा की। तृतीय जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब की गई? 21 मार्च 1933 को। कहाँ पे? पोट्सडर्म, बर्लिन में। पोट्सडर्म बर्लिन से कितनी दूर था? 17 मील दूर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। यहाँ पर प्राचीन राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान पड़ता है। पोट्सडर्म के गैरिसन चर्च में पूरे धार्मिक घंटा एवं घड़ियाल और तोपों की गड़गड़ाहट के बीच हिटलर ने तृतीय राइक की घोषणा की। 23 मार्च 1933 को राइक्सटाग में मंत्रिमंडल को पूर्णाधिकार देने वाला एनेबेलिंग एक्ट पारित किया गया। इसमें जर्मनी के गणतंत्रों की अंत्येष्टि हो गई। एनेबलिंग एक्ट के द्वारा हिटलर ने एक नेता, एक देश, एक दल अर्थात सर्वसत्तावादी के उद्देश्य को पूरा किया। इस तरह हिटलर ने सार्वभौम की सत्ता स्थापित की। हिटलर ने अपने सिद्धांतों के अनुरूप जर्मनी में सांस्कृतिक जीवन में बदलाव लाना शुरू किया, जो राजनीति के साथ साथ आर्थिक प्रभावित हुई। हिंडेनबर्ग का देहांत कब होता है? तो हिंडेनबर्ग का देहांत होता है 2 अगस्त 1934 को। कब होता है? 2 अगस्त 1934 को होता है। हिटलर ने राष्ट्रपति के पद को चांसलर में समाहित कर दिया और इसे जनमत संग्रह के माध्यम से किया था। प्रत्येक प्रांत में हिटलर द्वारा मनोनीत गवर्नर स्टेटहाल्टर की नियुक्ति किया। प्रत्येक प्रांत में हिटलर द्वारा मनोनीत गवर्नर स्टेटहाल्टर की नियुक्ति किया। हिटलर स्वयं प्रशा का स्टेटहाल्टर घोषित हुआ, यानी कि गवर्नर जनरल होते उनको क्या कहा जाता था? स्टेटहाल्टर कहा जाता था। लेकिन हिटलर ने प्रशासन का दायित्व किसे दिया? गोरिंग को दे दिया। हिटलर ने प्रशासन का दायित्व गोरिंग को दे दिया। हिटलर ने सभी प्रांतीय विधानसभाओं को समाप्त कर दिया। नाजी दल के विरोधियों को हिटलर ने खोज कर हत्या करने या दमन करने की रणनीति बनाई। गोरिंग ने गुप्तचर पुलिस गेस्तापो का गठन किया। गुप्तचर पुलिस गेस्तापो का गठन किसने किया था? तो गोरिंग ने किया था। किसने? गोरिंग ने किया था। जर्मन भाषा में इसे गेहेम स्टाटस पोलिज कहा जाता है। गेस्टापो को क्या कहा जाता है जर्मन भाषा में? गेहेम स्टाटस पोलिज कहा जाता है। यहूदियों के विरुद्ध जो नीति अपनाई गई उसे होलोकास्ट कहा जाता था। होलोकास्ट किसे कहा जाता है? तो यहूदियों के विरुद्ध जो नीति अपनाई गई। हिटलर ने जर्मनी के मजदूर संगठन की स्वतंत्र शक्ति को नष्ट करने का संकल्प लिया। इसके लिए उसने अपने जर्मनी के एकीकरण की नीति को ब्लेक्सहाल्टुंग की नीति को अपनाया। हिटलर ने अपने सहयोगी अधिकारी एवं साथी अधिकारियों की हत्या करवाई। पापेन के 2 मित्रों को हिटलर के आदेश पर गोली से उड़ा दिया गया। किसके? पापेन के 2 मित्रों को हिटलर के आदेश पर गोली से उड़वा दिया गया। 3 दिन तक हिटलर विरोधियों को गोली से उड़ाया जाता रहा।
3 दिन तक हिटलर विरोधियों को गोली से उड़ाया जाता रहा। हिटलर ने इसे दल शोधन कहा था। क्या कहा था? हिटलर ने इसे दल शोधन कहा था। इस घटना के बाद जनता आतंकित हुई और हिटलर के विरोध करने वाली जनता का साहस खत्म हो गया। यह था हिटलर से संबंधित। सर्दी से थोड़ा वीडियो अच्छा नहीं बना है।